हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रचना बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह क्लास में आखिरी बेंच पर बैठती थी और एकदम बुझी बुझी सी रहती थी। कुछ पूछने पर वह या तो चुप हो जाती या फिर बहुत कम सवालों का जवाब देती। वैसे रचना पढ़ने में होशियार और मेहनती थी, लेकिन हरदम अकेली खुद में खोई रहती। कोई ना कोई बात तो थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लड़कों की मौजूदगी में सामान्य नहीं रहती थी। अगर गलती से कोई लड़का उसे छू लेता या कंधे पर हाथ रख देता तो वह क्रोधित हो जाती। उसके माता पिता भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे अगर उससे कुछ पूछते तो वह एक गहरी चुप्पी साध लेती। उसकी बचपन की सहेली माया जब भी मिलती रचना से चुप रहने की वजह पूछती, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन मनोविज्ञान के स्टूडेंट होने के कारण वह रचना की मानसिक अवस्था समझ रही थी। उसे किसी अनहोनी का डर खाया जा रहा था। एक दिन माया ने उससे बात करने का निश्चय किया। शुरू में तो रचना ने सवालों से बचना चाहा, शायद वह थोड़ी भयभीत भी थी। पर माया के साथ रोज वार्तालाप करने से उसका हौसला बढ़ने लगा। एक दिन उसके दुखों का बांध ढह गया और उसकी भावनाओं ने उथल पुथल की और वह रोने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपनी बीती सारी बातें बताई। उसने बताया, एक दिन दोपहर को मैं इतिहास पढ़ रही थी। वैसे भी इतिहास का विषय सबके लिए नींद की गोली जैसा होता है, पर मेरे लिए यह एक रोमांचक था। अनजाने में ही मेरे अंकल जल्दी घर वापस आ गए। वे हमेशा से ही मेरे कपड़ों, पढ़ाई व मेरे दोस्तों में रुचि रखते थे। मैं उनसे प्रेरित थी। वे मुझे मेरे पिता से ज़्यादा निर्देशित करते थे। कई चीज़ों के बारे में चर्चा करते करते अंकल ने मुझे अपने पास आकर बैठने को कहा। मुझे इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा और मैं उनके पास जाकर बैठ गई। बात करते करते वे अचानक मेरे गुप्तांगों को बेहूदे तरीके से छूने लगे। यह देखकर मैं पीछे हट गई। मुझे उनकी इस हरकत से असुविधा महसूस होने लगी। मैं सही समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। संयोग से मेरी माँ हॉल में आ गई। मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अपने कमरे में भाग गई। मेरे साथ हॉल में जो कुछ हुआ वह समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। वह एक ऐसी अनहोनी थी जिसने मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी थी। मैंने खुद से घृणा के भाव से पूछा, मेरे साथ क्यों? मैं अपनी माँ को यह बात नहीं बता पा रही थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी और घबराहट महसूस हो रही थी। अगले दिन अंकल ने मुझे फिर पीछे से पकड़ा और शैतानों वाली हंसी हंसते हुए पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है। मेरे कुछ जवाब न देने और घूरकर देखने पर उन्होंने मुझे धमकाया। मैं डर के साथ साथ क्रोधित भी हो गई थी। मैं उन्हें थप्पड़ मारना चाहती थी, पर उनकी पकड़ से छूट ही नहीं पा रही थी। मेरी चुप्पी उनकी इस हरकत को बढ़ावा दे रही थी। धीरे धीरे मैं अंकल से दूरी बना के रहने लगी। मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाती थी जहाँ वे मौजूद हो। अब उन्हें देखते ही मुझे घृणा महसूस होने लगती थी। मेरा सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा न लेना मेरे माता पिता को अनुचित लगा था। वे मेरे इस व्यवहार का कारण पूछते थे। मैं इस उलझन में थी कि यह सब सुनने के बाद इस बारे में उनकी क्या राय होगी। डर से मैंने यह बात उन्हें न बताना ही सही समझा। मैं अब खुद को असहाय सा महसूस करने लगी हूँ और सालों से सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। लंबे समय से वे बातें मेरे दिमाग में चलचित्र की तरह ताज़ी है। मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करना चाहती हूँ, पर नहीं कर पाती। जीवन में आगे चलकर मैं मर्दों के साथ रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों किसी लड़के का साधारण तरीके से छूना भी पसंद नहीं आता। मैं अपने बिगड़ते रिश्तों का कारण नहीं जान पा रही हूँ। मैं खुद का आदर नहीं कर पाती और खुद से ही नाराज रहती हूँ। यह सब कहते हुए वह रोने लगी। यह सब सुनकर माया को बहुत दुख हुआ। माया ने उससे कहा, अच्छा बुरा मत मानना, अन्याय सहना भी बहुत बड़ा अपराध है। आज अपनी इस दशा की जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम खुलकर अपनी मम्मी से इस यौन शोषण के बारे में बताती तो शायद आज यह स्थिति न आती। तुम क्यों हिचकिचाती रही? क्यों तुमने शर्मिंदगी महसूस की? जीवन में बलि का बकरा बनने से अच्छा है कि हम खुद के लिए आवाज़ उठाएं। तुम आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करो। तुमने कोई अपराध नहीं किया है जो तुम डरो।
अगर तुम डरकर अपराधी को सजा नहीं दोगी तो तुम उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करोगी। कल को कुछ भी हो सकता है। मुखरता सहनशीलता और आक्रामकता का सही बैलेंस है। मुखर होना मतलब खुद के या दूसरों के अधिकार के लिए आराम से और सकारात्मक भाव से अपनी बात रखना होता है, न कि आक्रामक या सहनशील होकर खड़ा होना। मुखरता खुद में ही एक पुरस्कार की तरह है, क्योंकि यह देखकर अच्छा लगता है कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं और परिस्थितियां भी अक्सर अपने अनुसार ही चलती हैं। मुखरता हमें अपने सोच विचार को खुलकर सामने लाने का आत्मविश्वास और ताकत देती है। यह हमसे किसी को भी गलत फायदा उठाने नहीं देती है। मुखरता एक तरह का व्यवहारिक उपचार है जो लोगों को खुद की मदद करने में सक्षम बनाता है। माया की बातें सुनकर रचना शायद अपनी भूल समझ गई थी। उसने उसी दिन अपनी माँ को सारी बातें बता दी। रचना की माँ क्रोधित हो गई और उसकी इस दुर्दशा को न जान पाने के लिए शर्मिंदगी महसूस करने लगी। अब रचना को एहसास हुआ कि जिस बात को सबके सामने आने के डर से वह हिचकिचाती थी और शर्मिंदगी महसूस करती थी, अगर चुप नहीं रहती तो उसे इतने समय तक सब कुछ नहीं सहना पड़ता। रचना अपने अंकल से ही नहीं बल्कि अपनी बात समाज के सामने रखने से भी अब नहीं डरती। माया ने उसे एक नया जीवन दिया, परिचय कराया उसका मुखरता से, उसे एक सकारात्मक आत्म छवि और जीने का विश्वास दिया। रचना अब चुपचाप कुछ भी नहीं सहती। दोस्तों, ऐसे ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।